नमस्कार, जय हिंद। आइए हम लोग जो नवंबर सीटेट नवंबर 2012 में हुआ था उसकी प्रश्नोत्तरी कर रहे थे हम लोग। तो हमने प्रश्नोत्तरी फर्स्ट कर लिए हैं। आज की हमारी रहेगी प्रैक्टिस नंबर सेकेंड, और इसमें हमने शिक्षण के और कुछ पद्यांश के एक पद्यांश लिए हैं और उनके प्रश्नों को शामिल की हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ मैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला हमारा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं कि भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए कि साधन है। तो शिक्षण से प्रश्न है, बताइए भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, साध्य हैं कि भाषा सीखने का एक मात्र संसाधन है कि अभ्यास परक ही होनी चाहिए कि साधन है। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें वे साधन है, ठीक है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है शिक्षक को यह समझ बनाने में सहायता करती हैं कि वे किस प्रकार रोचक सामग्री को एकत्र कर शैक्षिक उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रचलित धारणा पाठ्य पुस्तक को पाठ्यचर्या की मुख्य कार्यस्थली की तरह मानती है। भाषा से शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं कि त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं कि साधक हैं। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वे मात्र एक साधक हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या श्रुतलेख। कह रहा है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक, बच्चों की जो भाषा है उसका मैं आकलन करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है। तो बच्चों के भाषा के आकलन का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जिससे बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास तथा भाषा का आकलन दोनों साथ हो सके। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना सब क्या है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं कि भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये केवल शिक्षण पद्धति है। तो भाषा सीखने सिखाने के तथा आकलन के तरीके हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए कि बच्चों के लिए मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुभाषिक या बहुसांस्कृत, अगर कक्षा में बहुभाषिक बच्चे हैं, बहुसांस्कृत यहाँ से बच्चे हैं तो क्या होगा, कक्षा बाधक होगी? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। बल्कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक बच्चों से एक दूसरे में जब आपस में वो बातचीत करते हैं तो ये सीखने का मौका मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है। मानक भाषा का परिचय तो कराना चाहिए, लेकिन जो बच्चे की मातृभाषा है सबसे पहले उससे स्टार्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है, उसका सम्मान करना चाहिए। करें कि जब कक्षा में एक से अधिक भाषाओं और अनेक संस्कृतियों के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा कहलाती है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो बहुभाषिक कहलाएगा, और एक से अधिक संस्कृतियों को शामिल किया जाएगा तो बहुसांस्कृतिक कहलाएगा, ठीक है। ये सब बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा करना चाहिए, लेकिन मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए कि केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। करें कि भाषा के व्याकरण का अगर ज्ञान कराना है, बच्चे में भाषा के व्याकरण की समझ को व्यवस्थित करना है तो हमें क्या करना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, अर्थात बच्चों को अधिक से अधिक को लिखने के लिए बोलना चाहिए। जब बच्चे लिखेंगे तो जब वो लिखेंगे तो उनमें व्याकरण की कहाँ पे त्रुटि हो रही है तो उसको हम समझाएंगे, उनको बताएंगे। तो करेंगे भाषा के व्याकरण की समझ को निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, जिससे छात्रों की लेखन शैली की क्षमता भी विकसित हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग करना, कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। करें कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य को सही रूप से समझने की हतोत्साहित कहीं भी आता है तो गलत होता है। भाषा के व्याकरण सीखने बल देना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की अलग अलग भूमिकाओं को जानना, भाषा और साहित्य के संबंध को जानना तथा भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना आदि है। चलिए अगले प्रश्न में, अगला हमारा है गद्यांश। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। ठीक है, तो चलिए बताइए, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव क्या होगा? इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, गद्यांश और पद्यांश दोनों। तो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। गद्यांश को पढ़ते वक्त उनके अगर भावार्थ को आप समझ गए, उनके अर्थों को समझ गए, तो आप आसानी से उनके आंसर को दे लेंगे। ठीक है, काले बादल प्रतीक हैं जातिगत वैमनस्य, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जातिगत वैमनस्य। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा में अलंकार पूछा जा रहा है। रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि श्लेष है कि उपमा है? तो उपमा दी गई है इसमें। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, उपमा। निराशा में भी आशा की किरण प्रतीत हो रही है। तो जहाँ दो वस्तुओं में गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। जलद नहीं है कि घन नहीं है, पयोधर नहीं है कि जलज नहीं है? कौन बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलज से तो कमल होता है, कमल। घन से होता है बादल, जलद में बादल होता है, पयोधर में से होता है बादल ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, जलज में होता है कमल। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता की परतंत्र। तो स्वतंत्रता परतंत्रता होता है। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को कि आशा किरण को कि निराशा को कि बादलों की? आशा के किरण को। काले बादलों में भी कवि आशा की किरण को ढूंढता है, कि कवि कहता है कि जब दुख के बाद सुख आएंगे, विपत्ति के बाद सुख आएंगे, आशा की किरण को ढूंढता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, नमस्कार।